नमस्ते दोस्तों। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है कि किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। इसका सिंपल मतलब है, हम लोग अगर बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, किसी भी बड़े एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाग्य का तो फैक्टर होता ही है हर एक एग्जाम में, लेकिन 90% जो होता है वो कठिन परिश्रम होता है। इसलिए किस्मत के भरोसे किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। किस्मत का फायदा उसी को मिलता है जो अपने जीवन में बहुत कठिन मेहनत करता है। आप ही देखिए ना कि किसी भी अगर दोस्त है, कोई भी अगर दोस्त है, उसको 100 रुपए की जरूरत है, अगर उसके पास 90 रुपए है तो कोई भी व्यक्ति उसको 10 रुपए का मदद कर देता है। लेकिन अगर उसके पास 1 रुपए है और अगर 99 रुपए मार्केट में मांगता है तो उसे कोई भी देना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए प्रयास करें कि कठिन परिश्रम करें और अपने बदौलत ही हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 1 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है। इसी के लिए जो है सभी विपक्षी दल जो है एकजुट होकर दिल्ली में विशाल रैली कर रहे हैं। और ये सही भी बात है क्योंकि जब 2014 का समय था जिसमें लोकसभा का चुनाव होने वाला था, हम लोग भी एकजुट थे और हम लोग भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई भी नेतृत्व नहीं कर सकता है देश का। परंतु वर्तमान समय में भी नेतृत्वकर्ता बहुत ही अच्छे हैं नरेंद्र मोदी, फिर भी जो है उनके बहुत से ऐसे डिसीजन लिए गए हैं। अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर या फिर एक्स कह सकते हैं, ठीक है, सभी जगह देखा जाता है कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके कितने ज्यादा जो कार्य किए जा रहे हैं, खास के इलेक्शन कमीशन हो और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज करना, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है। इसी समेत ये जो आर्टिकल है कि लोकतंत्र खतरे में है और अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि 2014 में इसी स्थान पे जो है, जिस समय दिल्ली और सेंटर दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, और इसी स्थान पे बीजेपी और सभी संबंधित जितने भी अपोजिशन पार्टी थे रैली किए थे और कांग्रेस जो था दिल्ली और केंद्र दोनों जगह से पद से हटाया गया था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए और जरूरी भी है क्योंकि लोकतंत्र को हमें बचाए रखना है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक बार और बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर संविधान का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो भविष्य में ही देखा जाएगा, लेकिन किसी भी पार्टी का मेरा कोई भी विरोध नहीं है, ठीक है, और किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमेशा से प्रयास करें कि एक बैलेंस अप्रोच रखें समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम विस्तार से देख लेंगे कि किस किस पॉइंट को उठाया जा रहा है मुख्यतः। ठीक है, वही बातें हैं जो हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की बातें की जा रही है, ठीक है, या फिर अब फाइनेंस कमीशन की बातें आने लगी है, जितने भी साउदर्न स्टेट हैं उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें आ रही है। ठीक है, ईडी का तो लगातार बात ही आता ही रहता है, ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, केरल में वित्त आयोग और सार्वजनिक वित्त से संबंधित समस्याएं देखी जा रही है। इसमें कहा जा रहा है जो 16th फाइनेंस कमीशन था उसमें केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर व्यापक ध्यान दिया गया है। तो भारत के राज्यों में से एक केरल जो है, केरल ने राज्यों की शुद्ध उधार सीमा पर केंद्र के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इसलिए जो है यह आर्टिकल आया है। ठीक, असममित राजकोषीय नियम, ठीक है, यहाँ पे असिमेट्रिक फिस्कल रूल के बारे में बताया जा रहा है केरल सरकार के द्वारा। इसी के लिए जो है केरल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। तो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्यों रुख किया है, तो केंद्र की उधार सीमा जो प्रतिबंध है उसको राजकोषीय संघवाद, फेडरलिज्म का उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग भारत में राज्य की उधारी कैसे मिलती है, उसको कैसे विनियमित की जाती है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों आर्थिक संकट से जूझ रहा है केरल, क्या कारण है, हर एक पहलू को हम लोग विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद केरल का क्या रुख है और केंद्र सरकार का क्या रुख है, दोनों चीजों को हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, दोनों जगह से हम लोग पॉइंट वाइज चीजें देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लगातार अभी गर्मी पड़ना शुरू हुई है तो देखते हैं हम लोग कि गर्मी पड़ना जब भी शुरू होती है लगातार न्यूज में आने लगता है, खास के वाटर डेफिसिट, वाटर क्राइसिस, क्या मुख्य कारण है कि जल की कमी हो रही है। सभी जितने भी जल के स्रोत हैं वहां पे 20 से 30% ही मात्र जल बचे हुए हैं। इसे क्या कारण है, फिर प्रबंधित करने की बात की जाती है, वहीं फिर बारिश होती है, फिर सभी लोग भूल जाते हैं।
जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बाढ़ आती है या फिर ज्यादा बारिश हो जाती है तो शहरों की हालत खस्ता हो जाती है। सभी नालियां जो है वो अपने दुर्गति को दिखाना शुरू कर देते हैं। सभी जगह जो है जल जमाव हो जाता है, नालियां ऊपर से बहने लगती है और फिर सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं। फिर जैसे ही बरसात खत्म होता है फिर से वही रवैया होता है। तो इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो वाटर डेफिसिट आ रहा है, क्या क्या कारण है, मुख्यतः हम लोग जान लेते हैं कि जो पानी की समस्या है उसके क्या मुख्य कारण है। जैसे कि पहला देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया। दूसरा, सूखा और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गया। मानव के द्वारा लगातार जो है उपभोग में वृद्धि, कंजम्पशन में वृद्धि होती जा रही है। अतिरिक्त जल का जो है वो मिसयूज किया जा रहा है, खास के शहरी क्षेत्रों में। हम लोग बहुत बार जो है वो एड्स भी देख चुके हैं, ठीक है, जहां पे शहर में एक व्यक्ति स्नान करता है जिस बाथरूम में, उतने जल से तो एक गांव का जल का जो उपयोगिता होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और जब बारिश आती है तो जल का सही तरीके से संरक्षण भी नहीं किया जाता है। जल स्रोतों का अव्यावहारिक उपयोग किया जाता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण ही जल की लगातार कमी होती जा रही है। तो इसमें हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 तक जो स्थितियां खराब थी 2024 में और ज्यादा खराब हो सकती है, खास के अगर जल की कमी के बारे में बात की जाए। और ऐसा भविष्यवाणी किया जा रहा है यूके के मौसम विभाग के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग के द्वारा, कि लगभग 93% संभावना है कि 2026 तक हर एक साल जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा गर्मी, ठीक है। और लगातार जो है विभिन्न स्थानों पर वैश्विक स्तर पर जल की समस्या उत्पन्न होती जाएगी और भयावह होती जाएगी। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और कैसे कैसे हम इन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर डेफिसिट देखी जा रही है, ये जो आर्टिकल आया है इसमें मेनली जो कहा जाता है कि साउथ स्टेट्स में खास के बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। हाल ही में जो है बेंगलोर में एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां पे जल की बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं था। उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउदर्न जो स्टेट्स हैं वहां पे हिमालयन रिवर नहीं है, ठीक है। मेन समस्या जो है साउदर्न स्टेट में हिमालयन रिवर नहीं है, जिसके कारण जो है वहां पे 12 मास जो है जल का जमाव नहीं रह पाता नदियों में। तो इस आर्टिकल में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां दोनों में क्या क्या मुख्य अंतर है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अब बड़े कॉर्पोरेट्स और प्रमुख एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो होते हैं जिसमें जीएसटी जांच के लिए लिखित अनुमोदन दिया जाएगा, ठीक है। लिखित अनुमोदन की आवश्यकता है, रिटर्न अप्रूवल की आवश्यकता है। किसके द्वारा? तो जोनल चीफ कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल जो है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसलिए जो है सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा एकजुट होकर एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें यहाँ पे कही जा रही है, तो लोकतंत्र बचाओ का विभिन्न प्रकार का बैनर बनाया गया है विभिन्न विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन मांगे की जा रही है, जैसे कि अभी वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया गया है, उसके झारखंड के पूर्व सीएम को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो उन्हें बाहर लाने की बात की जा रही है। और जो ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, इन लोगों के जो अव्यवहारिक कार्य होते हैं उसको रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है 2024 के आम चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताते हुए अपनी बात रखी जा रही है। यहाँ पे समान अवसर की कमी बताई जा रही है, क्योंकि जहां इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश में चुनाव कराने के लिए, वहीं इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य पैनल है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, उनका जो सिलेक्टिंग पैनल है वो ही अव्यवहारिक हो गया, क्योंकि वहां पे दो मेंबर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे, एक प्रधानमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, और दूसरे जो होंगे वो अपोजिशन में। और यहाँ पे एक और कंडीशन रखा गया है सिलेक्टिंग पैनल में, अगर तीनों मेंबर नहीं भी हैं फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं भी करता है तो यही दो मेंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यह भी प्रोविजन है जो देख सकते हैं, जो पूर्णतः अव्यवहारिक है हमारे देश के डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए। इसी में आगे कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो जबरन कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ठीक है, आयकर नोटिस भेजे जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में जो है वो कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है। और यहाँ पे बार बार ये बातें अभी लगातार उठाई क्यों जा रही है सोशल मीडिया में, कि जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, वो लगातार अव्यवहारिक कार्य करी है, लोकतंत्र के विरुद्ध कार्य करी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि
जितने भी पूरे के पूरे एमपी एमएलए हैं, आज तक एक भी बीजेपी के जो है एमपी या एमएलए करप्ट ही नहीं हुए। जो जितने भी करप्ट नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों से, ये कहीं से भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो अभी रूलिंग पार्टी के द्वारा विभिन्न जो नए नए नियम अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है क्रिकेट का। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि क्रिकेट में जब अंपायरों और कप्तानों पर दबाव डाला जाता है, खिलाड़ियों को खरीद लिया जाता है और मैच जीत लिया जाता है, तो इसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और अंपायरों का चयन किसने किया है? अंपायर का मतलब इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, दिल्ली के सीएम और झारखंड के सीएम। तो नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा, इसे आप एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हैं। अंपायर और कप्तानों का जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जब बीजेपी जो है वो 400 से अधिक सीटें अगर हासिल कर लेती है तो वह संविधान बदल देगी। ठीक है, यदि संविधान समाप्त हो जाता है तो देश भी समाप्त हो जाएगा। देश नहीं समाप्त होगा, यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तानाशाही की सरकार आ सकती है। ठीक है, और देश अलग अलग राज्यों में विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। आईटी, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, उसको रोका जाए। अरविंद केजरीवाल और शिबू सोरेन को तत्काल रिहा किया जाए। ठीक है, शिबू सोरेन पे तो कुछ कड़े मामले लगे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो बात है उसे अभी भी छुपाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पार्टियों ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह उनका आर्थिक रूप से गला घोटना बंद करे, मतलब जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है जिससे कि वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाए सही तरीके से, मेनली इसी के लिए जो है वो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि चुनाव बॉन्ड का उपयोग करके भाजपा द्वारा रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोप की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हर एक जगह जो फैसले जो है बहुत ही सोच समझ कर लेता है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख संस्थान है और इनके द्वारा जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है केरल में वित्त आयोग और सार्वजनिक वित्त की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। द फाइनेंस कमीशन एंड पब्लिक फाइनेंस इन केरल। तो क्या क्या समस्याएं हैं? तो हाल ही में गठित जो है 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की पृष्ठभूमि में यहाँ पे मुख्य बातें जो ध्यान रखने की बात है, असममित राजकोषीय नियम, इसी को कहा जाता है असिमेट्रिकल फिस्कल रूल्स, जहां पे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर व्यापक चर्चा किया जा रहा है। तो भारत के राज्यों में से एक केरल ने राज्यों की शुद्ध उधार सीमा पर केंद्र के फैसले के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। इसलिए जो है केरल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। ठीक है, मेनली जो है वो राज्यों की जो शुद्ध उधार की सीमा है उसमें कहीं ना कहीं कमी की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है। तो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा है? तो यहाँ पे केंद्र के द्वारा जो राज्यों को उधार दी जाती है उन सीमाओं को जो प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है वो राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन है। ठीक है, यहाँ पे केरल सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ये राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन है, मतलब कि फिस्कल फेडरलिज्म का उल्लंघन है। अब देख लेते हैं कि भारत में राज्य की उधारी को कैसे विनियमित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ अनुच्छेद जो अभी लगातार जो न्यूज में रह रहे हैं खासकर जनवरी के बाद से, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी तरह से फ्रेमिंग की जाती है यूपीएससी के पीटीए क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे और भी कुछ वीडियोज लाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा 4-5 साल के क्वेश्चन और कहाँ से सोर्सेज हैं और किस तरह से सवाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में जैसे कि पहला जो है अनुच्छेद 293, यह राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करता है जिससे उन्हें राज्य के समेकित कोष से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से उधार लेने की अनुमति देता है। ये ध्यान रखिए, केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से उधार लेने की अनुमति देता है। वहीं 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो राजकोषीय मामलों को संविधान की 7वीं अनुसूची में चित्रित किया गया है जिसमें राज्य का सार्वजनिक ऋण, ये ध्यान रखेगा 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत में आता है जिससे राज्यों को इस मामले पर विशेष अधिकार क्षेत्र मिलता है। FRBM एक्ट 2003, मतलब कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए
अधिनियमित किया गया है। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे और उधार की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है, कि कितना ज्यादा उधार लिया जा सकता है। और वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो समय समय पर राजकोषीय मामलों से संबंधित सिफारिशें की जाती है, जिसमें राज्यों के लिए उधार सीमा भी तय की जाती है। यह आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय स्वास्थ्य और विकासात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए उधार सीमा निर्धारित करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वित्त आयोग, ठीक है। उसी में आय कहा जाता है कि राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम। इसमें क्या है, तो प्रत्येक राज्य का अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम हो सकता है, जो राज्य के भीतर उधार लेने और राजकोषीय प्रबंधन के लिए सीमाओं और दिशा निर्देशों को परिभाषित करता है। और केंद्र की क्या भूमिका है, तो यह वित्तीय मामलों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वित्त आयोग जैसे निकायों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए उधार सीमा को मंजूरी देने पर भी शामिल किया जाता है। तो ये विधायी परिवर्तन एफआरबीएम एक्ट जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन या अतिरिक्त धन देने में विवेक का प्रयोग करने या फिर असाधारण परिस्थितियों में उधार लेने की बाधाओं में ढील देकर राज्यों की उधार सीमा को प्रभावित कर सकता है। इस और वर्तमान समय में खास के जितने भी इंडिया के सॉदर्न स्टेट्स हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि क्यों आर्थिक संकट से जूझ रहा है केरल, क्या कारण है। तो राजकोषीय घाटा, केरल ने अपने राजकोषीय घाटा को अनिवार्य सीमा के भीतर रखने के लिए संघर्ष किया है। भारतीय राज्यों का जहां औसत राजकोषीय घाटा है वो 2.5% है, वहीं अगर केरल की 2021-22 में राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो वो 4.17 था, ठीक है। तो ऋण चुकाने की अगर बात की जाए तो राज्य की उधारी का उपयोग लाभात्मक निवेश के बजाय चल रहे खर्च के लिए किया जाता है, जिससे कि इसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित हो जाती है। राजस्व सृजन कहां से होता है, रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है, तो राज्य का राजस्व सृजन उसकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो राज्य जीएसटी सहित करों से राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव और बाहरी कारकों का कर संग्रह को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। और खर्च एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, जैसे कि किसी भी स्टेट का खर्च कहाँ कहाँ होता है मुख्यतः, तो वेतन देने में, जितने भी सरकारी विभाग हैं उन कर्मचारियों को वेतन देने में, पेंशन देने में, और सब्सिडी जैसे वस्तुओं पर उच्च स्तर पर आवर्ती व्यय होते हैं जो वित्तीय तनाव में योगदान देते हैं, ठीक है। इसी कारण जो है फाइनेंशियल टेंशन उत्पन्न होते हैं। और क्या है, तो प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार केरल में आ रही है। केरल जो है वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूस्खलन आदि से ग्रस्त है, जो बुनियादी ढांचों को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है। महामारी का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था केरल में। कोविड-19 महामारी ने केरल की वित्तीय चुनौतियों को और बढ़ा दिया। लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी ने राजस्व धाराओं को प्रभावित किया है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण खर्च में वृद्धि ने व्यय के दबाव, एक्सपेंडिचर के दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन्हीं कारणों के कारण जो है केरल जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब केरल और केंद्र का क्या रुख है, सबसे पहले देख लेते हैं कि केरल गवर्नमेंट का क्या रुख है। तो राजकोषीय स्वायत्ता, केरल का दावा है कि एफआरबीएम अधिनियम 2003 में केंद्र के संशोधन इसकी राजकोषीय स्वायत्ता का उल्लंघन करता है, ठीक है। उसके बाद उधार की सीमा क्यों कम की जा रही है, तो केंद्र के संशोधन ने केरल की उधार सीमा को काफी कम कर दिया है, जिससे राज्य के वित्तीय संकट प्रबंधन पर असर पड़ रहा है। उसका संवैधानिक उल्लंघन क्या है, तो केरल का तर्क है कि केंद्र की कार्रवाई जो है वो राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो संविधान की 7वीं अनुसूची का भी उल्लंघन है। वहां वित्तीय संकट की बात की जा रही है, तो राज्य को डर है कि हस्तक्षेप के बिना लगाए गए वित्तीय अवरोध का दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है उनके राज्य में। एक मुफ्त पैकेज की क्या आवश्यकता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कड़ी शर्त लगाते हुए धन की कमी से निपटने में मदद करने का सुझाव दिया गया था। तो राज्य ने 5,000 करोड़ रुपए का ऋण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे ऋण के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, ठीक है। अब केंद्र के द्वारा क्या कहा जाता है, केंद्र का क्या रुख है, तो राज्य का वित्तीय संकट। केंद्र सरकार का तर्क है कि केरल की वित्तीय संकट जो है वो राज्य के कुप्रबंधन, ठीक है, जितने भी नॉन बीजेपी सरकार है सभी राज्यों में जो है वो कुप्रबंधन हो ही रहा है। तो राज्य के कुप्रबंधन और अपव्यय के कारण है, न कि उधार लेने की सीमा के कारण। अब एफआरबीएम अधिनियम के बारे में केंद्र सरकार क्या कहता है, तो राज्यों और केंद्र के बीच राजकोषीय लेन देन एफआरबीएम अधिनियम 2003 द्वारा शासित होते हैं, जिसमें उधार लेने की सीमा जो है वो स्टेट के जीडीपी का 3% निर्धारित की जाती है, ठीक है।
वहीं 15वां वित्त आयोग मेनली जो है वो फाइनेंस कमीशन का समस्या है, और परिसीमन आयोग का जो अभी फिर से जनगणना होगा, उसके बाद फिर से परिसीमन आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही जो है वो राज्यों की स्थितियां जो है वो सही हो सकती है। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग जिसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने और वेतन पर उच्च व्यय के इतिहास के साथ केरल को अत्यधिक ऋणग्रस्त के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, और केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए उधार सीमा में ढील देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो शर्त क्या है, तो केंद्र ने कहा है कि उनका एक मुश्त पैकेज प्रस्ताव जो है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए है और सख्त शर्तों के साथ आता है, ताकि अन्य राज्यों को समान पैकेज के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सके। तो वित्तीय वर्ष 2015 के पहले 9 महीने में उधार जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक विशेष रियायत की कटौती के बाद पात्र राशि का 25% तक त्रैमासिक जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोनों का तर्क। ठीक है, केरल और केंद्र सरकार के बीच में, जिसके लिए अभी जो है केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए, कुछ अगर अच्छे निर्णय मिल जाएं सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट के, क्योंकि एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था और उसे एक मुक्त 5,000 करोड़ दिए गए थे, लेकिन आवश्यकता जो थी 10,000 करोड़ की, इसी कारण जो है वो केरल सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो कहा जाता है वाटर क्राइसिस की बात की जा रही है, लगातार देखा जा रहा है खास के साउदर्न स्टेट्स में। ठीक है, कि वहां पे पानी की कमी लगातार देखी जाती है। तो केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी गई थी कि दक्षिण भारत के सभी जलाशयों में जो जल है मात्र जो है वो 23% ही। ठीक है, तो विश्लेषण के अनुसार कहा जाता है कि रोलिंग दशकीय औसत ने 9% अंक कम है, जो आसन्न संकट की निश्चितता और भयावहता को दर्शाता है। ये जो विश्लेषण किया गया है जिन आंकड़ों के द्वारा, उसमें 9 अंक कम है, जो कि आने वाले समय में और ज्यादा सुखाड़ आने की, जल की कमी के ओर दर्शाता है। ठीक है, तो आखिरी बार जो है कब जो है वाटर क्राइसिस आया था, तो दक्षिण भारत को गर्मियों में जल संकट का सामना जो है वो 2017 में करना पड़ा था। ये ध्यान रखिएगा, आखिरी बार जो है जल संकट का सामना दक्षिण भारत के कोई राज्य अगर किए थे तो 2017 में किए थे। ठीक है, बैंगलोर खास कर, कर्नाटका में बहुत ज्यादा समस्या आई थी, कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो जल की कमी के क्या क्या कारण है, जो हम लोगों ने शुरुआत में भी देख लिया है, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके बाद लगातार सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है मानव द्वारा अव्यवहारिक रूप से जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है, चाहे जल के स्रोतों का उपयोग हो रहा है, वहीं अगर मौसम में अनियमितता आ रही है, जब बारिश होता है तो बरसात के जो पानी है उसका सही तरीके से हम लोग प्रबंधन नहीं कर पाते, उसी कारण जो है आने वाले समय में जल की कमी का समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर ले तो मानसून विभिन्न कारकों से प्रभावित है। इसमें से अल नीनो, अभी लगातार देखा जा रहा है कि अल नीनो की समस्या है, जिसके कारण इस साल भी उम्मीद है कि वर्षा कम होगी। ठीक है, तो अल नीनो घटनाएं उन्हें और अधिक अनियमित बना देती है, भले ही उनके प्रभाव को अलग करना एक सरलीकरण है। ठीक है, उनके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरा क्या कारण है, तो मौसम विज्ञानियों द्वारा 2023 को रिकॉर्ड वर्ष का सबसे गर्म वर्ष बताया था। वहीं ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 जो है वो 2023 की तुलना में और ज्यादा गर्म वर्ष होगा। और यूके मौसम विभाग कार्यालय के द्वारा कहा गया है कि लगभग 93% संभावना ये है कि 2026 तक जितने भी आने वाले साल हैं वो पिछले साल से ज्यादा गर्म होंगे। ठीक है, तीसरी बात कही जाती है कि भारत में लाखों लोग जो हैं वो आम चुनाव में वोट डालने के लिए इस गर्मी में कुछ अतिरिक्त समय बाहर बिताएंगे। तो पता चलेगा कि गर्मी की असली प्रभाव क्या होती है, खासकर उन अमीर लोगों को जो 24 घंटे एयर कंडीशन एसी में रहते हैं, एसी कार्स में रहते हैं, एसी घरों में रहते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि प्राकृतिक समस्याएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट में कहा जाता है यह संकट पहले भी आया है, फिर भी जबकि नीतियों और पूर्वानुमान में सुधार हुआ है, जमीन पर इन नीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन में सुधार नहीं हुआ। मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपरों में नई नई नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, परंतु जमीनी स्तर पे उनका कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे अनियोजित शहरी विकास, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, भूजल का अत्यधिक दोहन। अभी देखा जा रहा है ना कि शहरों में बड़े बड़े जो है नगर निगम के द्वारा जो है वो भूजल का बड़ी मात्रा में दोहन किया जा रहा है। उससे क्या हो जा रहा है कि आसपास के जितने भी घर हैं वहां का जो भूजल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यही कारण है अनियोजित शहरी विकास, भूजल का अत्यधिक दोहन,
कम पानी के पुनः उपयोग की दक्षता, अपर्याप्त सामाजिक भागीदारी की भी समस्याएं रही है, और जल ग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण, जहां पे भी वाटर रिजर्व्स हैं वहां पे अतिक्रमण हो रहा है या गिरावट आ रहा है, सहित अन्य कारक भी हैं जो जिम्मेदार हैं जल की कमी का। ठीक है, और एक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा संकट पैदा करता है जिससे कि भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर और ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक साल की कम बारिश के बाद किसी क्षेत्र में पानी की स्थिति अनिश्चित हो जाना इस बात का संकेत देता है कि सरकारें सबक नहीं ले रही है या फिर उसे नजरअंदाज कर रही है। भले ही यह घाटा काफी हो, मतलब कि अभी जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग स्थिति को। तो इस तथ्य को समझने के लिए पहले से मौजूद जानकारी से अधिक किसी भी जानकारी या संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, जो हमें पहले समस्याएं उत्पन्न हुई जल की कमी का, उसको सही तरीके से समीक्षा करने की आवश्यकता है, और जहां जहां इस समस्या उत्पन्न करने का स्रोत हमें प्राप्त होता है उन स्रोतों को समाप्त करेंगे, तभी तो जाकर इस समस्या को हम लोग समाप्त कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों और नीति निर्माताओं को यह याद दिलाने की जरूरत है कि यह भविष्य में और ज्यादा भयावह होगा। न तो पानी मिलेगी और न ही जलवायु परिवर्तन जो इस तरह से भयावह उत्पन्न होता जा रहा है, भयावह स्थिति दर्शाता जा रहा है, उसे हम लोग नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हमें इस पर कड़ी कदम उठाने की आवश्यकता है और एकजुट होने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं, जहां बात आई साउदर्न स्टेट्स की, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि साउदर्न स्टेट में समस्या क्या है। तो वहां पे हिमालयन रिवर भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, मतलब कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर होते हैं। जैसे हिमालय की नदियां, जल का मुख्य स्रोत जो होता है वो हिमालय पर्वतमाला के ग्लेशियर होते हैं। वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो मुख्य स्रोत जो होता है वो प्रायद्वीपीय पठार या फिर केंद्रीय उच्च भूमि होता है। तो हिमालय नदियों में विशाल नदी बेसिन होते हैं, वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो यहाँ पे छोटे नदी बेसिन होते हैं। हिमालयन नदियों में पानी के लिए भी बारिश और पिघलती हुई बर्फ पर निर्भरता होती है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भरता होती है नदी के पानी के, नदी के जल स्तर के लिए। ठीक है, वहीं हिमालयन नदियों की बात करें तो ये नदियां 12 मासी होती है। यहाँ पे 12 मास जो होता है, 12 महीना जो होता है, वो इन नदियों में जल का स्तर बना रहता है। ठीक है, मेंटेन रहता है, इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वहां पे 12 माह जल उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, नदियां सूख जाती है, ये मौसमी नदियां होती है। वर्षा में इसमें बहुत ज्यादा जल उपलब्ध हो जाता है, वहीं गर्मी में यहाँ पे पानी सूख जाता है। वहीं हिमालयन नदियों की बात करें तो ये नदियां मुख्यतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही होती है। ठीक है, वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये नदियों को पुरानी नदियां भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हिमालयन नदियां जैसे कि सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये दो प्रमुख नदियां हैं, और स्रोत से समुद्र तक का मार्ग लंबी अवधि तक पूरा करती है। ठीक है, वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, इसमें एग्जांपल दिया गया गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और नर्मदा, दो मुख्य नदी प्रणालियां हैं जो स्रोत से समुद्र तक मार्ग छोटा और उथला, इसमें जो है जल स्तर बहुत कम होता है, लेकिन ये समुद्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अब बड़े कॉर्पोरेट्स या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जीएसटी जांच के लिए लिखित अनुमोदन की आवश्यकता है, रिटन अप्रूवल की आवश्यकता है। और रिटन अप्रूवल कौन देंगे? तो चीफ कमिश्नर। ठीक है, जोनल चीफ कमिश्नर जो है वो रिटन अप्रूवल देंगे जीएसटी प्रोब्स के लिए। ठीक है, चाहे वो बिग कॉर्पोरेट्स हो या फिर बड़े एमएनसी कंपनियां हों। तो इसके बारे में भी कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यह राजस्व विभाग ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिकारियों से कहा है कि वे बड़े औद्योगिक घरानों और प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ साथ राष्ट्रीय निहितार्थ वाले मामले या फिर संवेदनशील मामले में कोई भी अगर जांच शुरू की जाती है तो सबसे पहले अप्रूवल लिया जाएगा जोनल मुख्य आयुक्त से। ठीक है, अब वो भी जो है वो लिखित अनुमति मिलने के बाद ही जो है वो किसी भी बिग कॉर्पोरेट्स या फिर एमएनसी कंपनी पर जांच निर्धारित कर सकते हैं। तो यह निर्देश जो है वो 30 मार्च को जारी किए गए निर्देशों के एक सेट का हिस्सा है, जिसका शीर्षक है नियमित करदाताओं के साथ जांच में संलग्न रहते हुए व्यापार करने में आसानी बनाए रखने के लिए सीजीएसटी क्षेत्र संरचनाओं के लिए दिशा निर्देश है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जांच जो है वो प्रधान आयुक्त की मंजूरी के बाद ही, वो भी रिटेन अप्रूवल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिखित अनुमति मिलने के बाद ही
जांच निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यदि जांच शुरू की जानी है और 4 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मामलों में कार्रवाई की जानी है। इसी में आगे कहा जाता है कि जीएसटी परिषद के समक्ष भी, यहाँ पे जीएसटी परिषद के समक्ष भी लिखित मंजूरी अनिवार्य है। अगर मामला किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा पहले से जांच किया जा रहा है तो यहाँ पे भी इस बात को दर्शाया गया है कि बड़े कॉर्पोरेट्स और प्रमुख एमएनसी कंपनियों के अलावा उन मामलों के लिए भी लिखित मंजूरी अनिवार्य है जो पहले से ही जीएसटी परिषद के समक्ष है और किसी भी क्षेत्र, वस्तु या सेवा पर पहली बार कर या शुल्क लगाने की व्याख्या हो, चाहे वह केंद्रीय क्षेत्र में हो। तो उत्पाद शुल्क या जीएसटी कर विशेषज्ञ अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं थे। यहाँ पे यह भी बात कहा जाता है कि उत्पाद शुल्क हो या फिर जीएसटी या फिर इस पे कर विशेषज्ञ अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं थे कि इन मानदंडों के तहत एक बड़े औद्योगिक घरानों, बिग कॉर्पोरेट्स और प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों को कैसे परिभाषित किया जाए। तो ऐसे मामले के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि जांच शुरू करने और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो, आवश्यकता सही हो। ठीक है, तो एक समान प्रक्रिया निर्धारित करने की ही इसीलिए इस तरह का रूल बनाया गया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसी को सीबीआईसी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी सीबीआईसी द्वारा प्रवर्तन गतिविधियों को शुरू करने में एक समान प्रक्रिया का पालन करने के लिए सीजीएसटी क्षेत्र संरचनाओं की आवश्यकता पर चर्चा के बाद अधिकारियों को रूपरेखा से अवगत कराया। ठीक है, जिसमें नियमित करदाताओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें काम करने में आसानी से संबंधित पहलुओं को भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसी की बात इसमें इस आर्टिकल में की जा रही थी। एक और आर्टिकल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं प्रयास करूंगा एक और वीडियो इस पर बना दूं क्योंकि एक ही बार में जो है वो लगभग 60 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिंपली जो मैं ये आर्टिकल लाया हूं इसे आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कि अभी ही जो है वो एक साथ 60 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम है, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, यूपीआरओ हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और सभी के लिए जो है जीआई टैग महत्वपूर्ण है। जैसे कि 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट असम को यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके 13 और अतिरिक्त जीआई टैग मिला है असम को ही। ठीक है, उसके बाद जो बनारस का जो है कुछ चीजों को, जैसे बनारस ठंडई को भी अभी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ त्रिपुरा के रीजन को दिया गया है 2 टैग, उसके बाद मेघालय के रीजन को 2 टैग दिया गया है। तो ये हर एक चीज को मैं प्रयास करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना के इसका पूरा का पूरा लिस्ट दे दूं। ठीक है, जिसमें राज्य और जीआई टैग हर एक चीज को विस्तार से दिया रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 बी निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? मानहानि, घृणास्पद भाषण, आपराधिक साजिश, मानव वध। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपराधिक साजिश हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। तो आईपीसी की धारा 120 ए जो है वो आपराधिक साजिश के अपराध को परिभाषित करती है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें आईपीसी की धारा जो सवाल में था 120 बी, ठीक है, जो आपराधिक साजिश के लिए सजा को भी परिभाषित करती है। आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच एक अवैध कार्य करने या फिर अवैध तरीके से एक वैध कार्य करने के लिए एक समझौता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर जाना जाए तो यह एक आपराधिक अपराध है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कृत्य की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए सहमत होते हैं। तो आईपीसी की धारा 120 ए में कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई गैर कानूनी कार्य या ऐसे कार्य करने के लिए सहमत होते हैं जो अवैध नहीं है, तो ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश माना जाता है। ठीक है, और किसी साजिश को स्थापित करने के लिए साजिशकर्ता के बीच अगर समझौता होता है तो ऐसे गैर कानूनी कार्य करने का एक सामान्य इरादा और उसे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक खुला कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो समझौते को लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है और इसका अंदाजा पार्टियों के आवरण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 120 ए आपराधिक साजिश से संबंधित है। एक जगह जो है वो प्लान किया जाता है और एक जगह जो है यहाँ पे समझौता किया जाता है। ठीक है, तो ए में जो है वो प्लान किया जाता है, बी में जो है वो समझौता किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट रैबिट, याद रखिएगा ना, व्हाइट रैबिट तकनीक चर्चा में थी, तो निम्नलिखित में से किस प्रयोग में ये संबंधित है? तो ये जो है पार्टिकल एक्सेलेरेटर, इसे कहा जाता है कण त्वरक, पार्टिकल एक्सेलेरेटर एट सीईआरएन। तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। व्हाइट रैबिट सीईआरएन ने
उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट सहयोग लॉन्च किया है। तो सहयोग का उद्देश्य क्या है? तो समर्पित समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, ठीक है, टेक्नोलॉजी में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो WR तकनीक होता क्या है? तो इसे लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर त्वरण श्रृंखला के लिए उप नैनोसेकंड सटीकता और सिंक्रोनाइजेशन की पिको सेकंड सटीकता प्रदान करने के लिए CERN में विकसित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा CERN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। और एक ऑलरेडी जो है LHC जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। कण त्वरक को क्या कहा जाता है? तो पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। LHC जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो वैश्विक भूवैज्ञानिक पार्कों और उनके संबंधित देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जिसमें जियो पार्क और देश दिए गए हैं। जियो पार्क जैसे, तो पहला जो है वो प्रभाव क्रेटर झील, इसी को कहा जाता है इम्पैक्ट क्रेटर लेक, किस देश में है? दूसरा जो है वो लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, विलुप्त ज्वालामुखियों की भूमि। तीसरा जो है उबेराव। चौथा जो है आर्मोरिका। तो कितने जो है इसमें पेयर सही है? ठीक है, एक भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, एक भी जो है युग्म सही तरीके से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। 18 नए जियो पार्क जोड़े गए हैं और वर्तमान में जो है टोटल वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 213 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व में 213 जियो पार्क है। आगे भी हम लोग जान लेंगे जियो पार्क होता क्या है, जो 48 देशों में फैला हुआ है। भारत में कोई भी जियो पार्क नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कोई भी जियो पार्क नहीं है, ठीक है। ये जो है वो पोलैंड में है, ठीक है। इम्पैक्ट क्रेटर झील कहाँ है? तो ये जो है ये फिनलैंड में है। उबराव जो है वो ब्राजील में है और आर्मोरिका जो है वो फ्रांस में है। इसलिए चारों का चारों गलत था। अब जान लेते हैं कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क होता क्या है। ये एक NGO है, ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2014 में स्थापित किया गया। ये जो नेटवर्क बनाया गया है GGN, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो GGN की स्थापना जो है वो यूनेस्को की छत्र छाया में विकसित एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में की गई है। तो ग्लोबल जियो पार्क के बीच नेटवर्किंग और सहयोग जो है वो GGN का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे 2014 में स्थापित किया गया और टोटल जो है वो वर्ल्ड में 213 जियो पार्क हैं। भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैजेंटो फॉसिल्स। मैजेंटो फॉसिल्स क्या है? इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यहाँ पे ध्यान रखें, मैं क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया हूँ कि इसमें कितने कथन जो है वो गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष है। उसके बाद दूसरा जो है ये अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं। और तीसरा जो स्टेटमेंट है मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया में छोटी छोटी थैलियों में लोहे से भरपूर नवीन रिचियत कण, मतलब कि नोबेल स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल रिच इन आयरन, ठीक है, इसी को कहा जाता है लोहे से भरपूर नवीन ररिचित कण होते हैं जो उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पे पूछा जाता है कितने कथन जो हैं वो गलत हैं, तो एक भी कथन जो है वो गलत नहीं है, मतलब कि सारे के सारे कथन जो हैं वो सही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो मैजेंटो फॉसिल्स मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष है जिन्हें मैग्नेटोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के भीतर संरक्षित पाए जाते हैं। ये अधिकतर जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वयं को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप व्यवस्थित करते हैं और इन जीवाणुओं में छोटी छोटी थैलियों में लोहे से भरपूर नवीन संरचित कण होते हैं जो अनिवार्य रूप से एक कंपास के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए जो है सभी कथन सही हैं और यहाँ पे एक भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केल्सबर्ग पर्वतमाला, यहाँ पे रिज भी इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। केल्सबर्ग पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है यह रिज मिड इंडिया रिज का एक हिस्सा है और रोड्रिग्स द्वीप के पास से अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट है यह अफ्रीका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच एक अभिसरण टेक्टोनिक प्लेट सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए जो है दूसरा कथन गलत है और पहला कथन जो है वो सही है। तो कार्लसबर्ग रिज जो है वो अरब सागर और हिंद महासागर की पनडुब्बी रिज है और यह रिज जो है वो मिड इंडिया रिज का एक हिस्सा है और रोड्रिक्स द्वीप के पास से अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। दूसरा कथन गलत है, यह अफ्रीकी प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच एक अपसारी टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, अभिसारी नहीं है, अपसारी है। अपसारी अभिसारी पढ़े हैं ना, जैसे ये अपसारी हो गया और इधर तनाव मूलक बल जहां लग गया अभिसारी हो गया। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। कैसा लगा आज का क्वेश्चंस प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।